हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10th के सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? मतलब हम अपने पावर को सबके साथ शेयर करते हैं। अगर हम गवर्नमेंट बना रहे हैं या हम कोई रूल्स बना रहे हैं तो हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि उस कंट्री में रहने वाले सारे लोगों के राइट्स को ध्यान में रखा जाए, किसी के भी राइट्स का वायलेशन ना हो। हम लोगों को दो कैटेगरीज में बांट देते हैं यूजुअली, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। मेजॉरिटी मतलब जो पॉपुलेशन का ज्यादा शेयर होता है, माइनॉरिटी जो कम होता है। तो हम रूल्स बनाते हैं तो न सिर्फ हमें मेजॉरिटी का ध्यान रखना चाहिए बल्कि हमें माइनॉरिटी का ध्यान भी रखना चाहिए, उससे उस कंट्री में डिस्प्यूट्स नहीं आते हैं। तो चलिए हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। इसके लिए हम दो कंट्रीज का एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल क्यों लेते हैं? क्योंकि हम न सिर्फ अपनी गलतियों से सीखते हैं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं, या किसी ने कुछ अच्छा काम किया है तो हम उससे भी सीखते हैं। तो जो दो एग्जाम्पल्स हम लेंगे वो है बेल्जियम और श्रीलंका। तो चलिए पहले हम समझते हैं बेल्जियम की कंडीशन को। बेल्जियम की पॉपुलेशन के 59% लोग डच बोलते हैं और वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। ऑफ कोर्स वो मेजॉरिटी हुए। 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं और वो वॉलोनिया रीजन में रहते हैं। बचे खुचे 1% बेचारे जर्मन बोलते हैं। अच्छा, बेल्जियम की कंडीशन एक यूनिक कंडीशन है। वो कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि 59% जो है कंट्री में वो डच बोलने वाले लोग हैं, 40% जो है वो फ्रेंच है। लेकिन ब्रसेल्स में इसका ठीक उल्टा है। ब्रसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। कैपिटल सिटी किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वहां ब्रसेल्स में क्या कंडीशन है? 80% फ्रेंच बोलने वाले हैं और 20% डच बोलने वाले। मतलब पूरी कंट्री में डच मेजॉरिटी में है लेकिन कैपिटल में वो माइनॉरिटी में है। फ्रेंच पूरी कंट्री में माइनॉरिटी में है लेकिन कैपिटल सिटी में वो मेजॉरिटी में है। और इसके साथ एक और ये इंपॉर्टेंट बात कि फ्रेंच जो थे वो अमीर हुआ करते थे, दे वर प्रॉस्परस पीपल। तो जो डेवलपमेंट हुआ जर्मनी का तो उससे डच स्पीकिंग कम्युनिटी को फायदा तो बहुत बाद में हुआ। तो ऑफ कोर्स अगर एक कम्युनिटी अमीर है तो जो गरीब कम्युनिटी होती है उनके मन में उनके लिए थोड़ी नेगेटिव फीलिंग तो आ ही जाती है। दिस इज द कंडीशन ऑफ बेल्जियम। चलिए अब हम बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका में 74% पॉपुलेशन जो है वो सिंहाला पॉपुलेशन है। 18% पॉपुलेशन जो है वो तमिल है। अब 18% में भी से भी 13% पॉपुलेशन जो है वो नेटिव तमिल्स है। नेटिव तमिल्स का मतलब उनके फोर फादर्स, उनके भी फोर फादर्स सारे वहीं पर उनका जन्म हुआ था। बाकी के लोग जो हैं वो इंडियन तमिल्स हैं। इंडियन तमिल्स का मतलब क्या हुआ कि उनके फोर फादर्स इंडियंस थे, वो इंडिया से श्रीलंका गए थे प्लांटेशन में काम करने के लिए और वो वहीं बस गए। अच्छा, अब अगर आप तमिल्स की बात करो तो वो मेनली श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट में रहते हैं। वहां की पॉपुलेशन का मेजर पार्ट सिंहाला है और सिंहाला कम्युनिटी जो है वो लगभग कंप्लीटली बुद्धिस्ट है। लेकिन अगर आप तमिल की बात करो तो तमिल हिंदूज भी हैं और मुस्लिम्स भी हैं। और वहां की 7% पॉपुलेशन जो है वो क्रिश्चियन है और वो तमिल भी बोलती है और वो सिंहाला भी बोलती है। मतलब सुन के ही आपको समझ में आ गया होगा कि खिचड़ी प्रॉपर बनी हुई है, एकदम भयंकर तरीके की खिचड़ी बनी हुई है वहां पर। तो ऑफ कोर्स जब अलग अलग तरह के लोग होते हैं तो कंट्री में प्रॉब्लम्स होना एकदम नेचुरल है। There were problems in Belgium and there were problems in Sri Lanka also. Now, what we need to understand is how is it that they dealt with the problems? उन्होंने कैसे उस सिचुएशन के साथ एडजस्ट किया? तो चलिए पहले हम बात करते हैं श्रीलंका की, क्योंकि श्रीलंका ने सिचुएशन को इतने अच्छे से डील नहीं किया था जैसा उनको करना चाहिए था। उन्होंने क्या किया? They got independence in the year 1948, हमारे एक साल बाद। जब उनको इंडिपेंडेंस मिली तो ऑफकोर्स सिंहाला जो थे वो मेजॉरिटी में थे। उन्होंने क्या सोचा, यार हमारी डोमिनेंस होनी चाहिए, सारे रूल्स हमारे हिसाब से बनने चाहिए। उन्होंने तमिल्स को उनके राइट्स नहीं दिए। 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास किया। उसके हिसाब से दे रिकॉग्नाइज्ड सिंहाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज।
उन्होंने तमिल को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में इंक्लूड किया ही नहीं। अगली चीज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए या जॉब्स के लिए पहली प्रेफरेंस किसको दी जाने लगी? सिंहाला कम्युनिटी को, क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे तो वो चाहते थे कि उनकी डोमिनेंस बनी रहे। और तो और उन्होंने सिर्फ बुद्धिज्म को ही प्रमोट किया। दे डिसाइडेड टू प्रमोट एंड फास्टर ओनली बुद्धिज्म, बाकी रिलीजन्स को उन्होंने इग्नोर किया। अब आप बताइए, कोई भी इंसान कितना टॉर्चर सहन कर सकता है? किसी भी कम्युनिटी की एक लिमिट होगी। जब पानी सिर के ऊपर चला जाता है तब क्या करेंगे? ऑफ कोर्स पीपल विल अपोज, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका। जो तमिल कम्युनिटी थी, they formed many parties, they launched struggles and movements by the year 1980। वहां तक आते आते तो उन लोगों को लगने लगा कि वी हैव बीन कंप्लीटली एलियनेटेड, हमारी कम्युनिटी को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, हमारी कल्चर को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, हमारी आइडेंटिटी ही खत्म हो गई। सो दे वर कंप्लीटली डिससेटिस्फाइड विद द सिचुएशन। और जब भी एक देश में ऐसा होता है कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से नफरत कर रही है, इट गिव्स राइज टू सिविल वॉर। व्हाट इज अ सिविल वॉर? ए वॉर विद इन द कंट्री, मतलब आपस में दो कम्युनिटीज लड़ती है। इन श्रीलंका ईच ऑफ द टू कम्युनिटीज लॉस्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल। हजारों सिंहालास की डेथ हुई, हजारों तमिल्स की डेथ हुई। तमिल तो एक अलग कंट्री की डिमांड करने लग गए थे कि नॉर्थ और ईस्ट पार्ट को आप सेपरेट कर दीजिए, तमिल ईलम एक कंट्री बना दीजिए, वहां तमिल रहेंगे। तो सिचुएशन बहुत बुरी हो गई थी वहां पर सिविल वॉर चला एंड इट एंडेड इन द ईयर 2009। एक बात बता दूं मैं आपको, श्रीलंका की कंडीशंस के हिसाब से वो बहुत जल्दी डेवलप हो सकती थी। इनफैक्ट वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी फास्ट हुआ भी था, लेकिन वो उस चीज को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द सिविल वॉर। तो श्रीलंका ने क्या किया? कम्युनिटीज में जो डिफरेंसेस थे उनको रिस्पेक्ट नहीं किया। जो मेजॉरिटी थी, दे ट्राई टू सप्रेस द माइनॉरिटी विच रिजल्टेड इन ए सिविल वॉर। लेकिन बेल्जियम के लोगों ने इस चीज को बिल्कुल अलग तरीके से हैंडल किया। अब बेल्जियम का एग्जाम्पल बहुत ब्यूटीफुल है। कैसे? अब बेल्जियम में कंडीशन क्या थी? Dutch speaking community was in majority and French speaking community was in minority। लेकिन डच ने क्या किया? उस कंट्री ने यह डिसाइड किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी उसमें इक्वल मिनिस्टर्स होंगे, दोनों कम्युनिटी को बराबर पार्टिसिपेशन मिलेगा। अब डच मान गए, डच मेजॉरिटी में थे, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, हम 50-50 के लिए तैयार हैं। अब बात आई ब्रसेल्स की। देखिए, ब्रसेल्स इज द कैपिटल सिटी। जब ब्रसेल्स की अपनी गवर्नमेंट, ब्रसेल्स हैज इट्स ओन गवर्नमेंट, जब ब्रसेल्स की गवर्नमेंट की बात आई, अब वहां पर मेजॉरिटी में कौन थे? फ्रेंच। बट अगेन उन्होंने क्या डिसाइड किया? दे विल हैव फेयर रिप्रेजेंटेशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो पूरी कंट्री में डच ने कॉम्प्रोमाइज किया और कैपिटल सिटी में फ्रेंच ने कॉम्प्रोमाइज किया। सो दे रीच्ड एन अग्रीमेंट। अब अगर आप वहां पर गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसमें सबको इक्वल पार्टिसिपेशन है, ब्रसेल्स की अपनी गवर्नमेंट है और एक फ्रेंच स्पीकिंग रीजन की अपनी गवर्नमेंट है और एक डच स्पीकिंग रीजन की अपनी गवर्नमेंट है। और जो ये स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट सबऑर्डिनेट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब उन गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स को ये फ्रीडम है कि वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रूल्स बना सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो भी रूल्स वहां पर बनते हैं ना, कोई स्पेशल रूल्स अगर बन रहे हैं तो वहां पर मेजॉरिटी की परमिशन जरूरी है। मतलब कोई भी एक कम्युनिटी यूनिलैटरल डिसीजंस नहीं बना सकती, अपने हिसाब से डिसीजंस नहीं बना सकती। बेल्जियम की एक ब्यूटी तो ये है फ्रेंड्स कि 1970 से लगाकर 1993 तक 23 इयर्स का जो टाइम है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार अमेंड हुआ है। क्यों हुआ है? सो दैट दे कुड एड्रेस टू द नीड्स ऑफ बोथ द कम्युनिटीज एंड दे कुड लिव पीसफुली। एंड एग्जाम्पल आपके सामने है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बेल्जियम के बारे में अगर आप बात करें
तो वहां पर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी है। व्हाट इज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट? उन लोगों ने क्या किया कि एक फ्रेंच कम्युनिटी की अपनी एक गवर्नमेंट बना दी। वी यूज द टर्म गवर्नमेंट फॉर इट, लेकिन आप ये मान के चलो कि फ्रेंच का एक ऑर्गेनाइजेशन है, डच स्पीकिंग कम्युनिटी का एक ऑर्गेनाइजेशन है। उनका काम क्या है? वो अपने कल्चर को देखते हैं कि फ्रेंच ये देखते हैं कि हमें हमारी कल्चर को कैसे डेवलप करना है, क्या क्या चीजें करनी है। सो दे हैव एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट। सो इज द केस विथ द डच कम्युनिटी। तो हमने देखा कि कैसे अगर हम एक दूसरे की जरूरतों का ध्यान रखें, so we can keep disputes at bay and we can lead a peaceful life. Let's talk about the beauty of power sharing. There are two main advantages of power sharing. First is it reduces conflicts, and second, it is essence of democracy. How does it reduce disputes? जैसा कि हमने देखा श्रीलंका के केस में क्या हुआ, जो मेजॉरिटी थी उन्होंने सारा पावर अपने पास रखने की कोशिश की। It may help you in a short run, but definitely in the long run it will compromise on the unity of the country. तमिल अपने लिए एक अलग कंट्री की मांग करने लग गए थे या नहीं लग गए थे? क्यों करने लग गए थे? क्योंकि उनको उनके राइट्स नहीं मिले थे। So if you do not share power with all the people of the country, all the stakeholders, you may be benefited in the short run, but in the long run it will create problems for everyone. Now the second one, as I said, what is the second advantage of power sharing? It is the essence of democracy. Democracy का aim क्या होता है? Everybody is equal. गवर्नमेंट में हर किसी को फेयर पार्टिसिपेशन मिलता है, हर किसी को फेयर रिप्रेजेंटेशन मिलता है, हर किसी की बात सुनी जाती है। तो उससे लोगों को ये लगता है कि वी आर अ पार्ट ऑफ द कंट्री। इफ यू डू नॉट include those people in decision making, they will be dissatisfied, and क्या होगा? वही होगा जो श्रीलंका में हुआ था। So if we want to avoid disputes like this, we must share power with all the stakeholders of the country. Now let us talk about the different forms of power sharing. First, power sharing among various organs of the government. If you take an example of India, we have a legislature, we have an executive, and we have a judiciary. इनके बारे में हम लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। लेजिस्लेचर रूल्स बनाती है, एग्जीक्यूटिव उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करती है, और जुडिशरी ये देखती है कि रूल्स प्रॉपरली फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। इससे क्या फायदा होता है? किसी भी एक पर्सन के पास पावर नहीं होता है। जुडिशरी अपना काम करती है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं कि रूल्स कौन बनाता है? लेजिस्लेचर। अगर लेजिस्लेचर कोई गलत रूल बनाता है तो जुडिशरी उसको कैंसिल कर सकती है। क्यों कैंसिल कर सकती है? बिकॉज इट हैज गॉट पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सोचिए, जुडिशरी में जो जजेस होते हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, लेकिन वो जजेस इनके डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है? नोबडी हैज एब्सोल्यूट पावर। एज अ रिजल्ट नोबडी कैन मिसयूज पावर एंड सबकी जरूरतें पूरी हो जाती है। नाउ वी गो ऑन टू द सेकंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, विच इज डिवीजन ऑफ पावर एट वेरियस लेवल्स। इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी जी। Then we have got state governments. हर स्टेट का अपना अपना एक चीफ मिनिस्टर होता है। Then we have got a government for every city. This is known as vertical division of power. इससे क्या फायदा होता है? The central government can look after the needs of the entire country. Each state government can look at the needs of the population of that particular state. Similarly, जो सिटी की गवर्नमेंट होती है वो अपने रेजिडेंट्स की जरूरतों का ध्यान रख सकती है। इससे क्या होता है कि कंट्री की फंक्शनिंग स्मूथ हो जाती है। नाउ द थर्ड टाइप इज पावर शेयरिंग अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स। इसका एग्जांपल जिससे हमने डिस्कस किया ही था कि बेल्जियम में क्या है? देयर इज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट। एक फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की ज़रूरतों का, उनकी कल्चर का ध्यान रखता है। एक डच स्पीकिंग लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है जो उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखता है। सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, जैसे किसी कंट्री में विमेन की कंडीशन इज़ वेरी बैड,
Then for the upliftment of women, we may form a special social group. We can have a community government. We can form different kinds of government to ensure that the needs of this kind of sections are addressed. And the last form of power sharing is the freedom to choose a political party or a pressure group. इसके बारे में ज़्यादा हम किसी और चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो इट्स इन द 3rd यूनिट. लेकिन अभी हम बस ये जान ले कि people should have the freedom to choose a political party. मैं इस पार्टी को फेवर करता हूँ या मैं इस पार्टी को फेवर करता हूँ, मैं इस आइडियोलॉजी के साथ जाना चाहता हूँ या उस आइडियोलॉजी के साथ जाना चाहता हूँ. So if people have freedom, they will have a sense of dignity. They would feel that the country cares for their feelings and they will feel one with the country. They will not feel alienated. अगर लोग ये सोचते हैं कि हाँ ये कंट्री मेरा ध्यान रखती है, तो सोचिए वो उस कंट्री में खुश होंगे या दुखी रहेंगे. ऑफ कोर्स खुश रहेंगे. अगर वो खुश हैं, वो कंट्री से खुश हैं, तो वो कंट्री का भला सोचेंगे या बुरा सोचेंगे? ऑफ कोर्स भला सोचेंगे. सो एज ए रिजल्ट सब लोग अगर कंट्री के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, सो द कंट्री विल बिकम प्रॉस्परस. फाइनली हम बात करते हैं द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. इंडिया फॉलोज द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. व्हाट इज फेडरल गवर्नमेंट? इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है और एक लोकल गवर्नमेंट होती है. इससे पावर शेयरिंग में ये हेल्प मिलती है कि जैसे कि पहले मैं ये बता चुका हूँ कि लोगों की ज़रूरतों का सारा ध्यान रखा जाता है. एट द सेम टाइम अलग अलग कम्युनिटी के लोग जो होते हैं, अलग अलग रीजन में जो लोग होते हैं, उनकी ज़रूरतें अलग अलग होती है. अलग अलग ज़रूरतें कैसी होती है? फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन लिविंग इन हिमाचल प्रदेश will have different needs from a person living in say मध्य प्रदेश और तमिलनाडु. क्यों? क्योंकि वहाँ की जियोग्राफी अलग है, क्लाइमेट अलग है, कल्चर अलग है, सारी चीज़ें, लैंग्वेज अलग है. अगर हम उन लोगों को सेम टाइप ऑफ कंडीशंस देंगे तो उससे क्या होगा? ऑफ कोर्स देयर विल बी डिससैटिस्फैक्शन. कुछ टाइम पहले हमारे कंट्री में ये डिसीजन लिया गया था कि हम हिंदी पूरी कंट्री में पढ़ाएंगे, तो लोगों ने उसका अपोज किया था, कुछ लोगों ने. क्यों? हिंदी स्पीकिंग रीजन, ऑफ कोर्स इट्स देयर मदर टंग, तो उनके लिए इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड दैट देयर लैंग्वेज इज बीइंग टॉट ऑल ओवर द कंट्री. एट द सेम टाइम दूसरी कम्युनिटीज, वो लोग जो हिंदी नहीं जानते हैं, व्हाट वुड दे फील? दे वुड फील व्हाई शुड वी लर्न समवन एल्सेस लैंग्वेज. उनको तो ये लगेगा ना कि उनकी कल्चर को सप्रेस किया जा रहा है. तो ये प्रॉब्लम्स ना आए, इसीलिए हम सभी की ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज, इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर हैज़ बीन नो सिविल वॉर. हमारे बीच में कभी कोई डिस्प्यूट्स नहीं आए. क्यों नहीं आए? क्योंकि हम सभी की ज़रूरतों को समझते हैं एंड वी हैव मेड रूल्स टू एंश्योर दैट एवरीबडी गेट्स फेयर पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड एवरीबडीज राइट्स आर एड्रेस्ड एंड रिस्पेक्टेड. That's it. Goodbye. Take care.